civil societies and its activism. We aim at discussing the idea of a civil society and its rationale of activism, while also revisiting the problematic of speaking on behalf of others, particularly in a democratic system based on representation. For this session, I would like to take the opportunity to invite on stage Shudhbrata Sengupta, who is a media practitioner, filmmaker, and writer with the Rux Media Collective, and one of the initiators of Sarai. His recent work involves textual exploration of aesthetics, surveillance, and cyberculture. Mr. Anupam Mishra, an author, journalist, and environmentalist who has done extensive work on promotion of water conservation, water management, and traditional rainwater harvesting techniques. इन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें जल संरक्षण के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध किताबें हैं। त्रिपुरारी शरण शर्मा दूरदर्शन के अध्यक्ष हैं और FTII के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। जोया मित्रा, a Bengali author closely connected with the left movement in the 1970s. She was arrested that year and jailed for 4 years without a trial. Her experience in jail took shape in the form of a book, which has been translated in several Indian languages. I would like to please welcome her on stage. Pankaj Srivastav has been a journalist for 16 years. He often joins the newsroom as an expert on social political news and will be the moderator for the discussion. समन्वय के इस सत्र में आप सभी मित्रों का स्वागत है। 2 दिन से जो यहाँ पे तमाम विचार प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके ही सिलसिले में आज रविवार को थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जितनी भी उपस्थिति है वो उत्साह बढ़ाने वाली। हमारे सभी मित्रों का परिचय, अग्रजों का परिचय आप प्राप्त कर चुके हैं, आपको बताया जा चुका है और विषय के बारे में भी आपको कुछ जानकारी इसके माध्यम से ज़रूर हुई होगी। फिर भी मैं बता दूं कि ये द चोज़न फ्यू सिविल सोसाइटी एंड इट्स एक्टिविज़म, जाहिर है पिछले कुछ दिनों से, महीनों से, या कहें कि 1-2 बरसों से हमारे पूरे राजनीतिक विमर्श में जो शब्द सबसे ज़्यादा बार बार बोला गया है या जिस पर चर्चा हुई है वो है सिविल सोसाइटी, जो पिछले दौर में कहा जाए कि एक सिविल सोसाइटी का संदर्भ हम एक सभ्य समाज से लेते थे और कहा जाता था कि सिविलाइजेशंस कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो ये जो सिविल शब्द है वो बहुत हमेशा से चर्चा में रहा है, हमेशा से मानव जाति के विकास क्रम में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान और एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरह हमेशा ये मौजूद रहा है। लेकिन अचानक सिविल के साथ सोसाइटी शब्द जुड़ के एक नया दृश्य हमारे सामने है, जिसमें कुछ लोग हैं, चोजन फ्यू की अवधारणा आप समझते हैं, जानते हैं, जिस पौराणिक गाथा की ओर इशारा है कि कुछ चुने हुए लोग, खुदा के बंदे, जिन्हें किसने चुना कोई नहीं जानता, लेकिन उनका दावा है कि वो सबसे बेहतर हैं, उन्हें सब कुछ पता है और वो हमेशा सही के साथ हैं। एक लोकतंत्र में जहां बहुदलीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, जिसने बहुत उम्मीदें जगाई और बहुत नाउम्मीद किया, स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़ा अवकाश या कहा जाए खालीपन पूरे समाज में हमें नज़र आता है। और ऐसे में ये जो एक सिविल सोसाइटी के रूप में कुछ चुने हुए लोगों का जो स्वयंभू भी हैं, जिन्हें जनता ने नहीं चुना है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी नीयत पर शायद हम में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें शक नहीं है और शायद नहीं भी होना चाहिए, लेकिन इस पूरे मसले पर शायद बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में मैं आप जानते हैं सबके बारे में। मेरा ख्याल है इसमें सबसे बेहतर शुरुआत करने के लिए शुद्धव्रत सेनगुप्ता जी, जो इस तरह के सामाजिक प्रश्नों पे लगातार लिखते बोलते रहें, मैं आपसे चाहूँगा कि अपने विचार रखें। शुक्रिया पंकज जी। हिंदुस्तानी मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो अगर गलतियाँ होती है तो माफ़ कीजिएगा और मैं बीच बीच में शायद अंग्रेज़ी में चूक कर जाऊँ।
मैं लिखता तो हूँ लेकिन बोलता कम नहीं नहीं, हूँ। आप चाहें तो अंग्रेजी में भी बोलें, कोई दिक्कत कोई नहीं है। नहीं, मैं जैसा कोशिश आप करूँगा। चाहें, बिल्कुल। I think the question of a chosen few is always an interesting point to think about, because who chooses the few and who are the few. लेकिन सिविल सोसाइटी के साथ एक और शब्द या एक तरह की शब्दावली और जुड़ जाती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट में कई बार उभारा जाता है, और वो बड़े अजीब संदर्भ में उभारा जाता है। जब भी किसी अफराद को लटकाने की मांग की जाती है तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात आती है, और लगातार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में हमें बताया जाता है कि फलाने आदमी को लटकाया जाए, उसको मौत की सज़ा दी जाए, इससे जो है हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसको कोई राहत मिलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से कोई ऐसा चीज़ मंडराता हुआ हमारे बीच में है जिसको सुप्रीम कोर्ट या तमाम जैसे जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्वोक करते हैं। वो अपने आप को इन्वोक नहीं करते, वो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ को उतना इन्वोक नहीं करते हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जैसे सबूतों के बावजूद या सबूतों के ना होने के बावजूद भी किसी को लटकाए जाने की फरियाद की जाती है और उसे सुनी जाती है। तो अगर आपके पास सबूत नहीं है, लीगल प्रोसेस में जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें नहीं हैं, और ये पुराना सिलसिला है। केहर सिंह एक आदमी था, उसको लटकाया गया था, फिर अफजल गुरु एक और शख्स थे, उनको लटकाया गया, अभी फ़िलहाल अजमल कसाब को लटकाया गया। इनमें से कुछ गुनहगार होंगे, कुछ शायद फंसे हुए होंगे, वो बात अलग है, उस चर्चे में मैं आज नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कई ऐसे मामले हैं, जैसे अफजल गुरु का ले लीजिए आप, वो आदमी 13 दिसंबर को संसद भवन में मौजूद नहीं था, उसने गोली नहीं चलाई, फिर भी उसको कातिल का परिभाषा के अंदर उसको लाया गया, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इन्वोक करते हुए, वही सिविल सोसाइटी को इन्वोक करते हुए एक तरीके से उसे फांसी पे लटकाया गया। मतलब जहाँ पे आपके पास कोई सबूत नहीं है, जहाँ पे आपके पास कोई तर्क नहीं है, तब उस प्रेत आत्मा को आप इन्वोक कर सकते हैं, जो कि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो ये तरह तरह से किया जाता है। अब प्रेत आत्मा की बात आती है तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है कि ये जो अहम है, जिससे हम इतने वाकिफ़ हैं कि हम कह सकते हैं कि मैं वो हूँ जो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट हूँ, मैं अपने आप को उस चोजन फ्यू में मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ। तो इसके पीछे भी एक सबूत की दरकार होती है कि हम हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, जोया दी यहाँ पे हैं, सॉरी, उनकी जो किताब है हन्यमाने, जिसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया है एज किलिंग डेज, और मैं गुजारिश करूँगा आप सब लोगों से कि आप उसे पढ़ें। वो किताब शुरू होती है एक इन्विकेशन से जो काफ़ी परिचित है हम लोगों सबसे। भगवद गीता की एक पंक्ति है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। और इनफैक्ट बंगाली साहित्य में दो ऐसे मेमोइर्स हैं जो इस पंक्ति के पहले दो चरण हैं उनसे शुरू होते हैं। हन्यमाने यानी कि द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ, the ability of human life to be contingent and to dissolve into ephemeral nothing, and which is the title of Joyadi's prison memoir, and Nahanyate, which is Maitreyi Devi's memoir of the contingency of love. Now that's for me a very interesting situation, because the Bhagavad Gita invocation actually demands us to consider that there is something that is indestructible, that which is the Atma, which does not die and is not made into something fragile in this fragile body, right? Now, supposing we take the other point of view, that there is something that dies, that there is no such thing as an Atma, which is something that I am partial to, that there is perhaps, in a Mahayana Buddhist terminology, we would say an anatta, a kind of non-self. And if there is a non-self, then what constitutes life is basically a set of relationships between people, a set of dependencies that constitute humanity and its possibilities of survival in spite of the disasters that befall it. So if you look at her book again, and I was reading it again last night, there is a whole description of what could be the
birthing of society and civil society, I would say, in utero in the extreme conditions of prison life. There are conditions of people being born, people dying, people falling sick, people having to help each other in different ways. There is a remarkable episode in which a woman goes through periodic bouts of insanity. And in one of those bouts of insanity, she attacks her own child, who is then almost given up for dead, but miraculously is alive and returns back to the prison cell. She's about 2 years old, and Joyadi and her cellmates, in a sense, take the child to see this woman. And the woman says, in a moment of lucidity between her bouts of madness, I am no longer her mother, you are all her mothers now. What does that mean? And I'm very interested in this. The realization that something as basic as nurture, something as basic as the creation of bonds of solidarity cannot depend entirely on the resources of this fragile contingent thing called the self, which in fact is not eternal. It does die with the death of the body. It does get muted with the attacks on consciousness. And therefore, our only resources available to us are these bonds that we create as human beings with each other, which are in some senses abstracted occasionally by organs of the state, which then claim to make those bonds present on our behalf. So when you were talking about people speaking on behalf of others, the first organ that speaks on behalf of society is the state, right? It makes that claim to representation. The Supreme Court makes that claim on our collective consciousness and decides, even if there is no evidence to hang a man, we will hang him, because something has to be assuaged, and it makes that claim. My understanding of civil or uncivil society is the making of counterclaims, not necessarily by chosen people or self-elected people, but by people who constitute other networks of relationships that constantly call into question any categorical claims to identity or being, or कि ये समाज है या ये हमारे लिए अभी के लिए परिभाषित सत्य है, उसके प्रति जिज्ञासा को उजागर करने की जो स्वाभाविक मानवीय एक प्रक्रिया है, उससे जो चीज़ें उत्पन्न होती है, उसको भी हम एक दर्जे से कह सकते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ काउंटर सिविल सोसाइटी. अब इसमें किस हद तक these become sort of जिस इस इन दोनों सेल्फ चोजन या चोजन अनचोजन जो पिलर्स हैं, इनके बीच में जो कश्मकश होती है, उसमें से ही मेरे ख्याल से सामाजिक प्रोसेसेस इवॉल्व करते हैं. आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, और पर एक कुछ बातें इसके साथ उठती हैं. निश्चित रूप से ज़रूरी नहीं कि आप चुने हों तभी आप एक आवाज़ दें या उठाएं. उसके अलावा भी आपके पास ये नैतिक सत्ता होती है जनता के पास या जनता के समूह के पास कि वो सवाल उठाता है. पर क्या जो सवाल सिविल सोसाइटी उठा रही है वो सचमुच, जिसको आपने कलेक्टिव कॉन्शसनेस कहा, क्या सचमुच वो इतना निरपेक्ष चीज़ है, वो इतना ही ऑब्जेक्टिव है? जैसे मैं पिछले दिनों मुजफ्फरनगर गया, मैंने वहाँ देखे कि कैसे कम से कम 50,000 लोग कैंपों में हैं, और ये दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है. और जिन घटनाओं ने दिल्ली को इतना उद्वेलित किया कि यहाँ की सड़कें तिरंगों से पट गईं, या लगा कि बस सब कुछ अब निर्भय ही हो जाएगा देश, उससे कई गुना ज़्यादा दरिंदगी वहाँ पर हुई है. या बगल में हरियाणा में मिर्चपुर में जो हुआ, या वहाँ गोपालपुर में जो राजस्थान में हुआ, हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो इससे बेजार अगर है तो ये स्वाभाविक है क्या? मेरा ख्याल है जया जी कुछ इस पे रोशनी डालेंगी कि जो सिविल सोसाइटी है वो क्या सचमुच उसका कोई क्लास बायस है, या वो सचमुच पूरे देश की ओर से बोल रही है? मैं बंगाल की लेखक हूँ, इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगता अगर मैं बंगला में बोल सकती, लेकिन यहाँ बंगला समझने के लिए बहुत कम लोग होंगे. मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी से थोड़ा कोशिश करूँगी. तो ये सिविल सोसाइटी, मुझे मालूम नहीं कैसे ये शब्द ऐसे तय किया गया कि थोड़े कुछ लोग समाज में हैं जो कि सिविल सोसाइटी के नाम पे जाने जाएंगे, मतलब कि
बाकी पूरा समाज जो है वो सिविल नहीं है। तो मुझे तो इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है, क्योंकि समाज समाज की स्वभाव है सिविल होना। अगर समाज सिविल नहीं होती तो हम इतने दूर आ नहीं सकते। जितने क्रिमिनलाइजेशन आज सत्ता में रहने वाले, चाहे वो सरकार में हो चाहे दूसरे किसी जगह में हो, जिनके पास सत्ता है उनमें जितना क्रिमिनलाइजेशन दिखता है, उसके बाद भी लोग ठीक ठाक ढंग से जी रहे हैं। अपने कुछ दूर तक अपने घर से निकलने के बाद हमारे हाथ से चीज़ छीनी नहीं जाती है। रात 10 बजे मैं सुंदरबन के सबसे नज़दीक वाली जो रेलवे स्टेशन है कैनिंग, वहाँ रात 10 बजे उतरी, क्योंकि मैं उसकी पहली वाली ट्रेन फेल की थी। तो वहाँ मेरे साथ करीब 200 औरतें उतरी, अलग अलग उम्र के, और बहुत सारे लोग भी। और लग रहा था कि ये इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। सब उतरे, अपने अपने रास्ता चले गए अंधेरे में। तो जितने हम रेप या हिंसा के विवरण पढ़ते हैं, अगर वही समाज की पूरी चेहरा होती तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी झूठ होता। तो इसलिए मुझे तो लगती है कि समाज का मुख्य चेहरा सिविल ही है। और इसीलिए चोज़न फ्यू अगर कहना पड़े तो मैं समझती हूँ कि इस समाज कोई एक ऐसा ठोस चीज़ नहीं है जो कि पूरे जगह में, पूरे देश में, हर इलाके में एक ही जैसा है। हर एक जगह की समाज अलग अलग है, उनका अपना रीति रिवाज, रहन सहन, अपने मूल्य, ये अलग अलग किस्म के हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह में रहते हैं, अलग अलग ढंग से पले बड़े होते हैं। इसमें से ये खराब है, ये ठीक है, वो गलत है, ये कहने वाले जो होते हैं वो भी संख्या में बहुत कम होते। और हमारे पास ये साफ नहीं दिखता कि ये तय करने का क्षमता, ये तय करने का अधिकार सबके लिए कोई ठीक या भूल निर्णय करने की अधिकार उनको किसने दिया है। जैसे कि अपने देश के नदियों के बारे में कोई भी सिद्धांत ली जाए तो कभी भी वहाँ के लोगों से पूछा नहीं जाता जो कि उस नदी किनारे रहते हैं। बहुत दूर कहीं बैठ के ऐसे लोग निर्णय लेते हैं जिनके साथ उस नदी का कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग जगह में अलग अलग खाना तैयारी होता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीज़ हमारे देश में मिलता है, उगता है। तो किसने तय किया कि पूरे देश में सिर्फ चावल और गेहूं ही खाना है? ऐसी छोटी छोटी या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके जो विचार होती है, उसमें तो मुझे लगता कि सभी लोग अलग अलग ढंग से चोज़न है, फ्यू नहीं, वो बहुत है। और सबके लिए अपने अपने दर्जे पे अपना निर्णय लेने की हक है, जितना दूर कि वो अपना जीवन जिए, जो जीवन उन्होंने बहुत साल से जीते आया है और इस देश को बना के समृद्ध करके रखे हैं। हम अगर सोचते हैं कि जैसे अभी सेनगुप्ता जी कहे कि जो हमारे अपने मन मुताबिक नहीं होता, जिसमें ठोस कोई सबूत नहीं होता, फिर भी हम किसी को शास्ति देना चाहते हैं, किसी को हम समझ दिलवाना चाहते हैं, तो उसको हम ये सिविल सोसाइटी के नाम पे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के नाम पे सजा देते हैं। और उस बात में ये कोट अनकोट सिविल सोसाइटी के लोग भी हो तो वो भी इनसे बाहर नहीं है। जैसे कि मैं विनायक सेन के नाम लूँगी, ये तो सिविल सोसाइटी के ही एक समझे जाते थे, और फिर भी उनको
बिल्कुल कोई कारण के बिना इतना लंबा सा समय जेल में गुजरना पड़ा। क्यों? कि वो स्टेट के मन मुताबिक सिविल सोसाइटी नहीं था। स्टेट के पसंद जैसा ख्याल उन सिविल सोसाइटी के मेंबर में नहीं थी। तो फिर ये सिविल सोसाइटी स्टेट के पसंद हुआ सिविल सोसाइटी है या समाज की सिविल सोसाइटी है, ये एक बात तो ये सिविल सोसाइटी के चोजन फ्यू में रह जाता है। त्रिपुरारी जी, आप दूरदर्शन के महानिदेशक हैं, FTII में रहे हैं। एक जो टेलीविज़न चैनल से या फिल्मों से एक पूरा जो परिदृश्य रचा जाता है, जिसमें आमतौर पर हम देखते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों में लोग तिरंगा लेके निकले, और उसके बहुत पहले फिल्मों में भी इस तरह के बड़े दृश्य बंद हमने देखे हैं कि लोग निकले और समस्याओं का समाधान कर दिया। यहाँ पर अब एक दिल्ली में जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ इस तरह के एक आंदोलन ने एक राजनीतिक पार्टी की शक्ल ले ली, और ऐसा तमाम सर्वेक्षण बताते हैं कि उनको अच्छा खासा जन समर्थन मिलता दिख रहा है। आप कैसे इस पूरी परिघटना को देखते हैं, ख़ास तौर पर पिछले 2 सालों में जो दिल्ली में घटा और फिर ये जो शक्ल सामने आई? देखिए, पहली बात तो इस बात को साफ करना ज़रूरी है कि civil society is a collective of institutions and individuals. A very amorphous collective. While I'm sitting here, I'm a member of civil society, but when I go back to my office, I become a member of the state. So that movement itself is, that mobility is affordable to every member of society, civil or uncivil, whatever you may say. So broadly speaking, I think that we should understand, and it is even accepted that civil society is a network, a collective of individuals and institutions. अब जो आप बात कह रहे हैं लोगों के सड़क पर आने की और सिविल सोसाइटी की भूमिका, खासकर जिसको हम संक्रमण काल कहते हैं, संक्रमण काल के दौर में सिविल सोसाइटी की भूमिका, तो इसको भी मैं राज्य सत्ता के संदर्भ में न सिर्फ देखना चाहूँगा बल्कि उसको परिभाषित करना चाहूँगा। देखिए, ये तय है और अभी तक इस बात पर शायद कोई बहस नहीं उभर पाई है ये कि जनतंत्र या लोकतंत्र जो है वो राज्य सत्ता का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है। इस पर आज तक कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद ये भी तय है कि जनतंत्र में या लोकतंत्र में 51 का जो 49 के ऊपर अधिनायकवाद चलता है, उस अधिनायकवाद के कोने कोने में, in the interstices and the niches of that dictatorship of 51/41, there are many hidden corners where those individuals or those institutions cannot really participate in that democratic process. I hope you understand what I'm saying. So it is because of the lack of access to those democratic processes by the very nature of democracy, and I'm not deprecating democracy in any way, by its very nature, even though it is proven that it is the best form of governance, it's the best form of state, democratic state is the best state, despite that there are these possibilities. So that itself gives a rise to the possibility of individuals and institutions collaborating together to not confront the state necessarily, because confrontation takes a completely different
shape and completely different process, I would say. But to be able to not just represent the unrepresented or the disempowered, but also to articulate some of the concerns which members of that collective, members of those institutions themselves feel very strongly about. अब इसको इसी पूरे संदर्भ को आप देखना चाहेंगे एक दूसरे और तरीके से, और वो ये है कि समाज के विकास में in the development of society through various stages, the developing and the underdeveloped world, through various stages, what is the role of state? और इसके ऊपर पूरी दुनिया में पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट से लेकर के सोशियोलॉजिस्ट सब लोगों ने अलग अलग तरीके से टिप्पणी की है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर आदमी कहता है कि मैक्सिमल स्टेट का स्वरूप भी हमने देखा, और सन 1989 में उसका जो हश्र हुआ सोवियत सत्ता के विघटन के बाद, वो सब लोग जानते हैं। और जो मिनिमल स्टेट जिसकी बात हम करते हैं, जिसकी दुहाई देते रहे हैं, जिसकी दुहाई पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न कैपिटलिज्म देता रहा है, उसका क्या हश्र हुआ वो भी हमने पिछले 5-10 वर्षों में देखा है। तो ये मैक्सिमल और मिनिमल के बीच कोई ऑप्टिमल स्टेट होता है या नहीं होता, हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी संभावना को खोजने में, उसकी संभावना को लपकने में, उसको बनाए रखने में जो सहभागिता या जो योगदान सिविल सोसाइटी का हो सकता है, अगेन बाय इट्स वेरी डेफिनेशन वो किसी और पार्लियामेंट्री ऑब्लिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का नहीं हो सकता, क्योंकि बाय इट्स वेरी नेचर, बाय इट्स वेरी डेफिनेशन जो ज्ञान को संचित और सिंचित करने का तौर तरीका सिविल सोसाइटी में है, वो तरीका जो राज्य सत्ता से जुड़े इंस्टीट्यूशन से उनमें हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि और एक सेकंड में मैं इसका सबसे जीवंत उदाहरण मैं अनुपम मिश्र जी को दूंगा। कोशी की जब बाढ़ आई थी आज से 5 वर्ष पहले, तो सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे कि अरे भाई क्या इसका निदान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नदी बांधना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए। और आप मेरी बात मानिए, मैं उस वक्त बिहार सरकार में प्रधान सचिव के पद पर काम कर रहा था, और वास्तव में हमारे पास सारी इंजीनियरिंग की पूरा मकड़जाल फैले होने के बावजूद भी कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं था ज्ञान का, जिससे कि हम उस पर टिप्पणी कर सकें या उस पर हम प्रकाश डाल सकें कि वास्तव में क्या होना चाहिए। और वैसे समय में हम लोग अनुपम मिश्र जी को याद करते हैं, और ऐसे समय में जो एक एनलाइटेंड स्टेट होता है वो बराबर इट रीचेज आउट टू सिविल सोसाइटी, नॉट लुक्स अपॉन इट as confronting the state but collaborating with the state। तो वो जो optimal state को I'm sorry, I'm talking a language which may not be appreciated by people who claim to be on the other side of the divide, but the fact is that in the building up of that optimal state, and I look at it very positively, in the building up of that optimal state, civil society can play, and it does play, it has played a very constructive and collaborative role, especially across societies which have developed to a certain level। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें त्रिपुरारी जी कह रहे हैं, और ऐसा है भी कि जब हमारे समाज में परलोक पे बहुत कुछ था, तो फिर लोक ने अपनी ओर से संघर्ष किया, कुछ नई बातें आईं, और मेरा ख्याल है ये शब्द भी जो है लोकतंत्र हो या जनतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, इनके ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट भी हैं।
सामंती समाज में प्रजातंत्र का मतलब कुछ है, एक पूंजीवादी गणतंत्र में जनतंत्र का मतलब कुछ है, और जाहिर है जनता की ये तमाम जो हिस्से हैं जिन्हें हम सिविल सोसाइटी के रूप में आज परिभाषित करते हैं या उन्हें संबोधित करते हैं, वो पहले भी उपस्थित थे, लेकिन आमतौर पर जो राजनीतिक विमर्श था हमारे देश में वो उनके तहत आते थे और कहीं ना कहीं उसमें वो सम्मिलित होते थे। वो कोई अलग से बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, जहाँ पे सारे लोग किसी एक मुद्दे पर, एक जन लोकपाल पर या एक किसी मसले पर इकट्ठा हो जाते थे, ऐसा नहीं था, बल्कि समाज सचेत रूप से हर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था। समस्या ये हो रही है कि अगर अनुपम जी, और मुझे ये बात बहुत गर्व से मैं बताना चाहूँगा, बहुत लोग जो नहीं जानते, कि आपके पिता भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो कविताएं हैं वो अपने आप में एक प्रतिपक्ष है, एक मतलब समाज को आगे बढ़ाने का जिस तरीके से उन्होंने जो संवाद किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन आपको आज तालाब बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, जो एक सभ्य समाज की बहुत बुनियादी ज़रूरत है, उसके लिए किस कदर संघर्ष करना पड़ रहा है। और जो सत्ता का, अगर स्टेट कोई स्टेट है जो जनता के लिए है, तो वो उसका प्राथमिक एजेंडा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो जब आप कहते हैं त्रिपुरारी जी कि उसमें संघर्ष नहीं बल्कि उसमें एक मेल और आगे बढ़ने की बात है, उस समय आपके अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप क्या कहेंगे? जी, आप सबको प्रणाम। मैं तो पीठ किए बैठा हूँ पीछे की तरफ, पर आप लोगों के सामने तो लिखा हुआ है भारतीय भाषा महोत्सव। भाषा यानी ज़ुबान। ज़ुबान का मतलब केवल जीभ नहीं, ये जो दिखती है ये नहीं, ये जीभ जुड़ी रहती है माथे से। तो समाज की जो भाषा बनती है वो उसके कुछ 1500 साल के माथे से बनती है। पूरे समाज की सफलताओं से शब्द लिए जाते हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। असल आवाज। उसकी सफलता से लिए जाते हैं, उसके फेलियर से लिए जाते हैं। जो समाज रूपी बहुत बड़ा वृक्ष होगा, उसकी जड़ें कहीं से अपनी ताकत की, बंद है क्या ये? ओहो, मैं क्षमा चाहता हूँ, नीचे गिर गया ये, धन्यवाद। मैंने सिर्फ इतना कहा था जब ये नीचे गिर गया कि भाषा यानी ज़ुबान। ज़ुबान यानी केवल जीभ नहीं, जीभ जुड़ी है माथे से, और उस समाज का माथा कुछ 1000-2000 साल में चीज़ों को समझता है। अपनी असफलता और सफलता दोनों से वो अपना स्वभाव बनाकर ज़ुबान में वो चीज़ें भाषा में डालता है। पीछे ये भारतीय भाषा महोत्सव लिखा है, ऐसा मैंने शुरू में कहा। जो पत्तियां गिरती हैं सूख के, वो भी खाद बनती हैं और उसी समाज को फिर से उन्नत बनाती हैं, संपन्न बनाती हैं। लेकिन पिछले दौर में एक असावधानी हमारे समाज में आई, भाषा में आई, और हमने ज़ुबान और माथे को काट दिया। हमने उसको ज़ुबान की तरह रखा, और प्रायः ज़ुबान का मतलब यह हुआ कि अंग्रेज़ी, हिंदी भी नहीं बची। और अगर हिंदी है, अगर हम आज बात कर रहे हैं, तो वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का ट्रांसलेशन बन के रह गई है। इसमें नए किस्म से सोचने के बदले हम सिविल सोसाइटी का नागर समाज अनुवाद करके संतुष्ट हो जाएंगे, या सभ्य समाज कह के संतुष्ट हो जाएंगे। हम ये बात नहीं देखेंगे, आप में से जितने लोग आज बैठे हैं ज़रूर जहाज़ों में जाते हैं, हमारे सामान का, यात्रा का सामान का एक्सरे होता है कि इसमें कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है भाई, बम तो नहीं है। ये जीवन की यात्रा में जो हम सामान लेके चलते हैं, भाषा उसका भी एक्सरे करती रहती है बीच बीच में, कि इसमें बेमतलब के शब्द तो नहीं आए जो हमको बाद में दिक्कत में डालेंगे। तो सिविल सोसाइटी वैसा ही बेमतलब का आया एक शब्द है, ऐसा मैं निवेदन करूंगा माफ़ी मांगते हुए। समाज के आगे विशेषण लगाना पड़े कि वो सभ्य है, तो वो फिर समाज नहीं है, वो माफिया है। उसमें से आपको कुछ लोगों को शब्द बताकर कहना पड़ेगा कि ये तो कुछ सभ्य लोग हैं। समाज का मतलब ही सभ्य होना चाहिए। वह भी अभी हम उसकी व्युत्पत्ति वगैरह की तरफ छोड़ दें, तो कुछ मुखर लोगों ने इस शब्द को अपना लिया और लाखों करोड़ों मौन लोगों को उन्होंने सरका दिया। उनसे जो समाज बनता है, जो भाषा बनती है, इसलिए मेरा कहना है
कि आज हम कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, निरुपम जी ने और हैबिटेट ने और इतने सारे सहयोगी साथियों ने जो मौका दिया है, इस बहस को मन में शुरू करें। कम लोग हैं तो कोई चिंता नहीं, कल बढ़ भी सकते हैं, लेकिन सोचें कि शब्दों का एक्सरे करना ज़रूरी है कि नहीं है, और ये जो माथा है कई साल का, वो कैसे काम करता है। हमारे समाज में सिविल सोसाइटी शब्द की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले अधिकांश समाज की गतिविधियां समाज ही करता था। राजा के हाथ में उसने कुछ तोरण जैसी चीज़ें दी थी जो दरवाजे पे लटका दी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, न वो शिक्षा राज को सौंपता था, न वो खेती राज को सौंपता था, न वो पानी राज को सौंपता था। मुझसे पहले जिन लोगों ने अच्छी बातें कही हैं उनको दोहराने की बात नहीं, मैंने थोड़ा बहुत 30-40 साल पानी पर काम किया है। अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ आए हैं तो 5 लाख गांव और कुछ शहर छोटे बड़े, इसमें उनको लगभग 30 लाख तालाब छोटे और बड़े बने बनाए मिले थे। हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग नाम का कोई विभाग नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, और पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी नाम का कोई विभाग नहीं था। पब्लिक वर्क्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन पब्लिक वर्क्स पूरा का पूरा किया हुआ मिला था। आज हम लोगों के परिवारों में से हर एक की इच्छा होती है कि उसका बेटा बेटी आईआईटी चला जाए, इंजीनियर बन जाए। आपको जान के अचरज होगा कि आईआईटी की नींव भी हमारे अनपढ़ माने गए समाज ने रखी थी। 1847 में पहला कॉलेज खुला तो वो किसी बड़े शहर में नहीं खुला, एक मामूली से गांव में खोलना पड़ा था। और वो किसको खोलना पड़ा कहा मैंने, उसके जिम्मे कोई शिक्षा का काम नहीं था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो शुद्ध व्यापार या लूट के लिए आई थी। बाकायदा अंग्रेज शासन नहीं बना था तब तक हमारे यहाँ, लेकिन पानी का कुछ ऐसा चमत्कार उस समाज ने किया था कि उनको वहाँ पर कॉलेज खोलना पड़ा। और जैसा मैंने कहा कि हम इतने असावधान दौर में सिविल लगाते हैं सोसाइटी के आगे, ऐसे इंजीनियरिंग के आगे भी सिविल लगाते हैं। और किसी प्रोफेशन में आपने सिविल नहीं सुना, सिविल मेडिकल तो नहीं कहते, सिविल सर्जन में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये इंजीनियरिंग कैसे सिविल हो गई, क्योंकि इससे पहले सब चीज़ें इंजीनियरिंग की मिलिट्री होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। उनको क्रांतिकारी ने पुल तोड़ दिया तो पुल को रिपेयर करना है कुमुक पहुंचाने के लिए, इससे ज़्यादा की उनकी दिलचस्पी नहीं थी, बाकी सारा समाज ने करके रखा था। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हम शब्दों के मामले में जब भी असावधान होते हैं और ज़ुबान और माथे का रास्ता काट देते हैं, तब ये दिक्कतें आती हैं। और फिर हम सोचते हैं कि चोज़न फ्यू हैं कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा समय आप लोगों ने दिया है, मैं आप सबके सामने यही रखूं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। एक एक्सरे मशीन रखनी पड़ेगी, और जब वो एक्सरे मशीन आप रखेंगे तो सिविल सोसाइटी का शब्द भी पकड़ में आएगा, टू टू आवाज़ करेगा उनकी मशीन वाला। इसी के साथ सोशल फॉरेस्ट्री जैसा शब्द भी पकड़ में आएगा। अरे भाई, फॉरेस्ट्री के आगे सोशल क्यों लगाना पड़ रहा है? जंगल तो समाज और पर्यावरण की चीज़ है। इसी तरह और आप देखेंगे तो पता नहीं और कितनी चीज़ें निकल के आएंगी। वाटरशेड डेवलपमेंट नाम का शब्द निकला, पिछले 10-12 साल हमारी सारी संस्थाएं उसका बोझा उठाते घूमती रहीं, क्योंकि बोझे के पीछे थोड़ी राशि भी थी। तो जैसे कुली पैसा लेके बोझा उठाता है, ऐसा हम भी कुछ लाख डॉलर लेके वाटरशेड डेवलपमेंट का। ये वाटरशेड डेवलपमेंट पूरा हुआ नहीं कि देश अद्भुत बाढ़ का शिकार हुआ, अद्भुत अकाल का शिकार हुआ। तो फिर हमने किया क्या वाटरशेड डेवलपमेंट में? इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, अरबों रुपए की, 50,000 करोड़ रुपए इसमें लगा, और हम कहीं के नहीं रह गए। तो ये जो समाज हमको सिखाता है कि जुबान और माथा एक रखो, उसकी तरफ हम लोग धीरे धीरे वापस लौटें। ये यात्रा एकदम सरल तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी मज़ेदार होगी और हमको ताकत देगी। बहुत ही बुनियादी बातों की ओर इशारा आपने किया, और शायद हम लोग बुनियाद के बारे में सोचना थोड़ा भूल गए हैं। शिखर का रंग रोगन हमें ज़्यादा आकर्षित करता है। फॉर पैकेजिंग, ये सब आज के मुहावरे हैं। और आप ही की बात से मुझे याद आया कि क्यों शहरों में अंग्रेज़ों ने जहाँ अपनी बसावट की उसका नाम सिविल लाइंस दिया। तो ये आमतौर पर सभी शहरों में एक सिविल लाइंस होता है,
और वो शायद ये मानकर जो व्हाइट मैन बर्डन का सिद्धांत था कि वो पूरी दुनिया को सभ्य बनाने निकले थे, और चूंकि सभ्यता यहाँ नहीं थी, यहाँ कुछ नहीं था, और वो जहाँ बसे वो सिविल लाइंस हुआ। तो बहरहाल अब आखिरी में एक बार मैं चाहूँगा कि 2-2 मिनट में हम सारे लोग, आप लोग अपनी इस बात के बाद जो निष्कर्ष के रूप में आप कहना चाहें, सुदब्रत जी। देखिए, ये एक्सरे मशीन वाली बात जो अनुपम मिश्रा जी ने की, ये बहुत दिलचस्प है। मेरे ख्याल से हर मौके पे हमें इस तरह के एक्सरे मशीन डालने चाहिए, लेकिन एक्सरे मशीन के साथ एक पुरातात्विक खोज भी शायद हो सकता है और व्युत्पत्ति की तरफ जा सकते हैं। सिविल सोसाइटी जो अनफॉर्चुनेट टर्म हमारे सामने आ गया है, लेकिन उसकी जो शुरुआत है, बुनियाद की बात कर रहे हैं, उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ है। यूनान में 2 फ़लसफ़ादार थे, अफलातून और अरस्तू, और अफलातून ने ये कहा कि फलाने लोग राजनीतिक सवालों पे चर्चा करने के लायक नहीं है, नागरिक सवालों पे चर्चा करने के लायक नहीं। जैसे मोची कवि, उसको भी ये हक नहीं बनता, क्योंकि इन लोगों का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। मोची हमेशा सोचता रहता है मेरा जूता फट गया फिर से, कवि हमेशा अपनी रचना के बारे में सोचता रहता है। जिन लोगों के पास वक्त है वो समाज के बारे में सोच सकते हैं, और उनसे रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूट होती है। इसके बनिस्बत अरस्तु या अरिस्टोटल की जो पूरी, जहाँ से सिविल सोसाइटी की व्युत्पत्ति होती है, क्लासिकल ग्रीक में एक टर्म है कोइनोइनोस पॉलिटिकोस, मीनिंग विच गेट्स ट्रांसलेटेड एज सिविटास सोसाइटास, सिविल सोसाइटी, कि वो लोग जो मोची है, ये बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि अभी का जो परिभाषा है इससे विपरीत है। ये जो मोची है, जो कवि है, जो कृषक है, जो दास है, जिसके पास कोई वक्त नहीं है और राजनीति से बाहर इस वजह से, और औरत है क्योंकि उसके पास भी कोई वक्त नहीं है, जिस वजह से इनको राजनीति से बाहर रखा जाता है, सत्ता से बाहर रखा जाता है, वो भी समाज है, एंड दैट इज कोइनोइनोस पॉलिटिकोस। तो ये जो समाज तरह तरह से उमड़ के आता है और तरह तरह के रूप लेता है, कभी सभ्य, कभी असभ्य। उस सिविल का मायने सभ्य से नहीं होता है, सिविल का मायने एक तरीके से नागरिक कौन है, इसके बारे में जो बहस होती है वो सिविल बहस है। तो ये तो बाद में हम सिविलाइजेशन लगा के इसका सभ्यता की तरफ इसको मोड़ रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम एक्सरे मशीन फिर से लगाए तो शायद वो मोची वाला तस्वीर फिर से वापस आ सकता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, त्रिपुरारी जी। देखिए, अब इतने छोटे से वक्त में परिभाषा के ऊपर ज़्यादा चिरौरी करने का तो कोई मतलब है नहीं। एक हम लोगों की मोटी मोटी समझ है कि सिविल सोसाइटी क्या है। मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम यहाँ बैठे हैं, ये एक सिविल सोसाइटी की गैदरिंग है, हम अपने दफ्तर में बैठेंगे तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स। तो एक मोटी मोटी समझ है हम लोगों की। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खास करके विकासशील समाज में जब राज्य सत्ता अपनी गतिविधियों को इस तरीके से चलाता है, या राज्य समाज के विकास में जो अपना उसका दायित्व, जो विशिष्ट दायित्व है, उसको उससे अगर हट जाता है या उससे उस विकास या उस संरचना में उसकी उपस्थिति अगर नहीं हो, तो किस्म किस्म के फोर्सेस जो हैं उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं। When there is a vacuum created by the absence of space, then there are all kinds of forces which will occupy that space. And some of them, turn out to be revolutionary forces. Some of them are, civil society forces. Civil society is active even otherwise, not necessarily within the space vacated by the state. As I said earlier, जो पूरी संरचना है जनतांत्रिक प्रक्रिया की, उसमें भी वो खुद ब खुद संभावना बनाती है सिविल सोसाइटी के अस्तित्व के लिए। लेकिन जब राज्य अपने कर्तव्यों से च्युत होता है, तब जो संरचनाएं उभर के आती हैं, उनमें से एक संरचना सिविल सोसाइटी की है, जिसका रूप थोड़ा उग्र होता है,
ये वाला नहीं, बहस करने वाला नहीं। नहीं बिल्कुल जो बात वैक्यूम की बार बार एक कह रहे हैं कि एक वैक्यूम पैदा हो गया या राज्य अपनी भूमिका से हट गया, च्युत हो गया। अब तक जो परंपरा संसदीय लोकतंत्र की रही है उसमें है कि प्रतिपक्ष है जिसके पास वैकल्पिक नीतियां हैं, जिसके पास वैकल्पिक समझ है, वैकल्पिक विचार है, वो उस राज्य को हटाने के लिए या जो शासक वर्ग है उसको हटाने के लिए राज्य को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा शायद नहीं हो रहा, तभी उस वैक्यूम में चोजन फ्यू की बात आती है। आपका बहुत अनुभव रहा है एक राजनीतिक आंदोलन से लेकर एक विचार करने की प्रक्रिया में सीमित होने तक, आप कैसे देखते हैं? जी ऐसे तो थोड़ा बहुत जो मैंने देखी पिछले दिनों में, तो फिर लगा कि ये एकदम नए तौर से सोचना शुरू करना ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति कहने से हम अगर फिलॉसफी दर्शन नहीं मानते जो कि आज ज़्यादा दिखता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को मानते हैं राजनीति शब्दों के साथ, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में ये क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकेगा इनसे, इससे निकल के मुझे लगता कहीं दूसरे जगह हमें खोजना शुरू करना है, जहाँ से फिर ये सिविल सोसाइटी वाली बात आती है जिस वैक्यूम से। और अनुपम जी जिस एक्सरे के बारे में बताए, शायद एक लेखक होने के नाते भी शब्दों पे मेरी दिलचस्पी ज़्यादा होती है, तो ऐसे ही दो शब्द मुझे लगा, एक तो अभी शुद्ध सत्य जो बताए कि और भी ज़्यादा लगा इससे कि ये थोड़ा आश्चर्य है हमारे जैसा देश, जबकि सिविल के पीछे जो शब्द है वो नागरिक है, तो ग्रीस में ये ठीक था क्योंकि सिटी स्टेट थे। हमारे जैसा देश जहाँ अब तक भी 60% से ऊपर लोग गांव में रहते हैं, और इस देश में बसने वाले लोगों को समझाने के लिए हम सिटीज़न शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी नागरिक समाज। तो कैसी नागरिक समाज जो कि गांव में बसने वाले लोगों को समझाते हैं। और ऐसी एक दूसरी शब्द लगता है जिसके साथ शायद हमारे सोच की, चाहे वो स्टेट के तरफ से हो चाहे समाज के तरफ से हो, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वो है जिसको हम पहले प्राकृतिक संपदा कहते थे, उसको आजकल कई सालों से धीरे धीरे ये शब्द बदल के प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल वेल्थ से बदल के ये नेचुरल रिसोर्स बन गई है। तो यूँ कि कहीं भी मानव सभ्यता पनपी है और बढ़ती जाती है उसके प्राकृतिक संपदा के जोर से। कुछ भी जो कुछ बनता है सब कुछ प्राकृतिक संपदा से आती है, लेकिन अब हम उसको संपद नहीं मानते, सिर्फ इस्तेमाल करने वाली, बदल के यूसेज में लाने वाली चीज़ मानते हैं। और इसी से शायद हमारे ये सभ्यता के ऊपर सबसे बड़ी संकट आने वाली है, जो कि अब दिखने लगा है कि इतना सारा रहते हुए भी हमारे पास समाज के सबसे बुनियादी चीज़ों की कमी है। पानी की कमी है, खाने की कमी है, जबकि इतना सारा चीज़ हमारे देश में उगता था, लेकिन सब खत्म होके हमने जब सिर्फ कौन चीज़ बिकेगा इस विचार पे उतर आए, तो धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारा होने वाला संपद अब संसाधन होके घटने लगा है। तो ये शब्द को मुझे लगता कि ये शब्द को लेके ये कहाँ से आया, कब से ये संसाधन होना शुरू हुआ, और ये संसाधनवाद, रिसोर्स यूज़फुलनेस, ये हमें कितना दूर तक ले जाएगा। हम प्रकृति के संसार में हमारी स्थान कहाँ है, ये हम कब तक तय कर पाएंगे, कितना दूर तक तय कर पाएंगे, इसके ऊपर शायद समाज किस तरफ जाएगी, सिविल या इनसिविल, समाज किस तरफ जाएगी, राष्ट्र समाज को किस तरफ ले जाने के जगह किस तरफ ले जा रही है, ये सब बात उभर के आती है। बहुत गंभीर मसले की ओर इशारा किया आपने, क्योंकि ये सच बात है कि सिविल
सोसाइटी को या सिविल को अगर हम नागर समाज समझेंगे, तो इस देश की बहुसंख्या जो है, जो आज भी गांव में रहती है, अगर उसकी चिंताएं उसमें नहीं हैं, तो इस देश का कलेक्टिव विजडम तो उसको नहीं देखता। लेकिन जो इससे भी बड़ी समस्या जो वैक्यूम से उपजी है, वो ऐसा लगता है कि जैसे अब इस देश में कोई विकल्प है ही नहीं। वाम हो, मध्य हो या दक्षिण हो, राजनीति के जो भी अलग अलग रंग हैं, सत्ता पर आते ही उनका जो कम से कम पिछले 10, 15, 20 सालों में तो यही नज़र आ रहा है। मुझे याद है हम लोग विश्वविद्यालय में थे और उन दिनों बहुत बात होती थी स्वदेशी की, अचानक शुरू हुई थी और उसका साथ जुड़ा था भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उत्थान हो रहा था और स्वदेशी जागरण मंच और इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। वो सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद वो लोग सबसे पहले हाशिए पर फेंके गए जो इन चीज़ों को लेकर गंभीर थे, जो उनके साथी थे और जो सचमुच इसको लेकर गंभीर थे। वही कुछ प्रयोग हमने बंगाल में देखा, जहां सीपीएम ने लंबे समय तक राज किया और शुरू में उन्होंने बहुत से ज़मीन के सवाल, बटाईदारों के सवाल, खेती के सवाल उठाए और अंत में जब उनकी सरकार जाती है तो इसलिए जाती है कि वो टाटा के पक्ष में खड़े होकर जनता पे लाठियां चलवा रहे। अनुपम जी, विकल्पहीन है दुनिया। आप लोग क्षमा करेंगे कि जो मैंने एक्सरे वाली बात कही उसमें आपको विकल्प शब्द भी डालना पड़ेगा। मुखर समाज विकल्प की तलाश में है। मौन ने शायद अपना रास्ता बहुत नहीं बदला होगा, तो उसके सामने ये विकल्प वगैरह की बहस नहीं आती। उसका एक छोटा सा उदाहरण भी मैं दूंगा, लेकिन पहले जो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मोची समाज के काम का है कि नहीं, तो मोची का उदाहरण तो बाद में। कबीर का क्या करोगे भाई फिर? कबीर तो करखा चलाता था, उसके पास तो समाज के लिए कोई समय नहीं है। उसको वो बिन वाला जो आइकन होता है उसमें टिक करके डाल दो पूरा का पूरा कबीर। तो अलग अलग समाज के अलग अलग अनुभव, उसकी जड़ें, खाद, पानी सब अलग। अपने यहाँ रैदास को कैसे भूल सकते हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा, आज तक चल रहा है, कोई नहीं भूल पाया। तो ये छोटे छोटे उदाहरण याद रखें। नगर से शब्द नागरिक बना, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि गांव में रहने वाला जो शब्द है वो बड़ा बुरा है, वो गंवार हो गया। ग्रामीण तो सरकारी हिंदी में, लेकिन हमारी अपनी हिंदी में भी केवल सिविल सोसाइटी जैसे शब्द नहीं, हमारे अपने समाज ने भी गलत शब्दों को डाला और गांव वाले को गंवार कह के हमने बेफिक्री का रास्ता अपना लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बिना कटुता के 2 मिनट में तो क्या कम कहा ज़्यादा समझना वाली बात होगी। लेकिन एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, बाद में कभी दोबारा हम लोग बात करेंगे उस पर विस्तार से। विकल्प क्या हमारे देश में हम लोगों को पता है कि आज भी जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में कम से कम 300, 400, 500, अभी गिनती कर रहे हैं हम लोग, ऐसे खेत हैं जो जिनमें स्वामित्व विसर्जन की परंपरा है, किसी की मिल्कियत नहीं, और उसके किनारे पर बसने वाले जो लोग हैं वो उसकी ओनरशिप रखते हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, अनुपम का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी संस्था का नहीं और किसी पार्टी का भी नहीं। नहीं तो होता यह है कि बंगाल के खेत उस पार्टी के पास चले जाएंगे और छत्तीसगढ़ के खेत उस पार्टी के मुखिया के पास चले जाएंगे। ऐसे खेत का नाम है खडीन, और पिछले 1000 साल का इतिहास है कि उसमें सामूहिक खेती होती है। जो लोग आपस में मुकदमे लड़ रहे हैं इस सिविल माने गए समाज में, वो अपने अपने वकील के साथ पेशी करने जाते हैं, लेकिन इस खेत का जब नगाड़ा बजता है तो दोनों एक साथ आके काम करते हैं, क्योंकि वो तो उनकी परंपरा है, उसमें वो कटुता लेके नहीं आएंगे फसल बोने के लिए। तो ऐसे खेतों के बारे में हमारा मुखर समाज जानता ही नहीं है। हम इजराइल की बात करते हैं सामूहिक खेती की, रूस की बात करते हैं, जहाज लेके देखने भी जाते हैं, बहुत सारे एनजीओज भी गए, और गुजरात के तो मुख्यमंत्री जहाज भर भर के ले गए कि इजराइल से पानी सीखना है, इजराइल से खेती सीखनी है, लेकिन जैसलमेर के खडीन में नहीं गए। मुझे कहते हुए तो बुरा लगता है कि गांधीवादी भी नहीं गए देखने के लिए कि सामूहिक खेती जिसको विनोबा ने ग्रामदान कहा, उसका रूप तो यहाँ पर पड़ा है। और सदस्य माइग्रेट करके चला जाए बंबई नौकरी की तलाश में, हीरो बनने से लेके एक्स्ट्रा बनने तक, और 40 साल बाद बीमार होके लौटे तो उसकी सदस्यता वापस बहाल हो जाती है। उसको एफिडेविट नहीं देना पड़ता कि मैं लौट आया हूँ, ये मेरा पता है, क्योंकि ये समाज का लक्षण है कि अरे
कुछ दिन के लिए ये गया था, कुछ साल बाद वापस आ गया। अब वो काम करने लायक नहीं बचा है तो भी उसका शेयर 2 बच्चे उसके घर पे जाके पटक के आ जाएंगे। तो ये खडीन जैसी कितनी छिपी चीजें हैं। गढ़चिरौली रोज आप अखबार में पढ़ते हैं, नक्सलवादियों का इलाका है, लोग मारे जाते हैं। उसके बीच में मेढा नाम का एक गांव है जो अपने 30 साल के संघर्ष से बल्लारपुर को दिए जाने वाले बांस को अपना बताता रहा, हक बताता रहा, और सर्वोच्च ऊपर से जीतकर उसने बल्लारपुर से बांस छीना है और आज प्रति परिवार 16,000 रुपए की आमदनी दे रहा है, मजदूरी नहीं, नरेगा नहीं। तो अगर ये मेढा गांव गढ़चिरौली के बीच में करके दिखा सकता है तो हमारी ये आदिवासी विकास योजनाएं वगैरह सब बंडलबाजी है। इस सब के लिए हमें खुद आदिवासी शब्द के बारे में सोचना चाहिए कि वो बल्लारपुर से ज़्यादा अच्छा बांस का जंगल मेंटेन करके अपने लोगों को 16,000 दे रहे हैं और बांस बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये विकल्प वाली बात भी एक एक्सरे में डालने लायक चीज़ मानी है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है समय बहुत कम है। आखिर में अगर 1-2 प्रश्न आप किसी से पूछना चाहें, हमारे किसी पैनलिस्ट से, तो आपका स्वागत। कोई प्रश्न? मैं एक क्लैरिफिकेशन कर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नगर और ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि और मेरे ख्याल से ये इस वक्त इरेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये भाषा की एक फेस्टिवल है और शब्दों के बारे में विचार करना यहाँ पे रेलेवेंट है। तो वही सिविल और पॉलिस, दूसरी शब्द जो है जहाँ से पॉलिटिक्स आती है, पॉलिस से। सिविल को हम शहर ना समझें जी। सिविल का अगर आप उस तरीके से एक कॉग्नेट शब्द हमारे भाषाओं में है जो उसी जड़ से आती है, जिसको शिविर कहते हैं। शिविर, बस्ती, बसती, किसी भी जगह में लोग जैसे बसते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल किस तरह करते हैं। दूसरी बात आती है पॉलिस, जहाँ से पॉलिटिक्स आती है, जो स्टेट क्राफ्ट आता है। तो जब अरस्तु सिविल सोसाइटी की बात कर रहे थे, वो पॉलिस के खिलाफ बात कर रहे थे। मोची बस्ती का एक हकदार इंसान है, शहर की बात बाद में आती है वो, और पुलिस के साथ दूसरा शब्द आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, पुलिस। वो वही पुलिस से आता है जी। जहाँ पे समाज को चलाने के लिए दंड की ज़रूरत होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम पुलिस कहते हैं। जहाँ पे समाज को मेंटेन करने के लिए बहस, बातचीत और आदान प्रदान, विचार विमर्श का, तो वो सिविल हो जाता है, सिविल मिलिट्री। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मैं तो जो आप अनुपम मिश्र जी जो बात कह रहे हैं कि तालाब अगर बनते हैं और खेत अगर बनते हैं और मेंटेन होते हैं, वो इसलिए मेंटेन होते हैं कि वहाँ राजा का पहुँच नहीं पहुँच पाता जी, लोग उसको मेंटेन करते हैं। पुलिस सिविल मेंटेन करता है, पुलिस उसका खतरा है, शहर की बात नहीं। बहुत धन्यवाद आपका। और प्रश्न नहीं है और शायद विकल्प प्रश्न होने के बाद ही निकलेगा। नहीं, बहुत गूढ़ है, ये प्रश्न नहीं है। वो जो है विकल्प की शुरुआत प्रश्न के साथ ही होगी। और आप सबका धन्यवाद। और हम देख रहे हैं इस समय सिविल सोसाइटी के जिस एक्टिविज़म पर बात यहाँ पर अभी हुई, उस एक्टिविज़म के कुछ रंग हमारे शहर में इस समय हैं और हम देखेंगे कि उसका क्या होता है। बस एक चीज़ आखिर में आप सबसे गुजारिश कि सिविल सोसाइटी को देखते हुए, उससे बात करते हुए, एक बार मुक्तिबोध को याद करते हुए ये ज़रूर पूछिएगा, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। नमस्कार। Thank you very much to each of our esteemed speakers.